तो एक हेक्टिक कुछ पिछले के महीने रहे हैं मेरे लिए। तो मैं दुबई में था। दुबई गया, फिर दुबई से फिर मैं हांगकांग गया, फिर हांगकांग से मैं सिबू गया फिलीपींस में, फिर सिबू से वापस आया हांगकांग में, फिर मैं बैंकॉक गया, और फिर बैंकॉक से मैं वापस हांगकांग गया, और हांगकांग से वापस बैंकॉक आया, और फिर दुबई गया, और फिर मुंबई आया, और फिर मैं पुणे आया, और मैं यहाँ पे हूँ। और फिर मंडे को मैं जाऊँगा मुंबई, और फिर मैं लंदन जाऊँगा, और फिर लंदन से मैं जाऊँगा पोर्चुगल, फिर मदेरा, पोर्चुगल मदेरा से लिस्बन जाऊँगा, लिस्बन से फिर मैं दुबई जाऊँगा, और फिर दुबई से फिर मुंबई आऊँगा क्रिसमस के लिए। ठीक है। तो आप में से कितने आप में से लोग ऐसी प्रॉब्लम चाहते हैं अपने जीवन में? हैं? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे कहाँ मैं रहता हूँ अभी, तो मैं एमिरेट्स एयरलाइन की सीट नंबर 3K पे रहता हूँ। वो मेरा घर है। मैं ज़्यादा समय वहाँ बिताता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कहीं भी नहीं बिताता। एनीवेज, मेरा सब्जेक्ट जो आज है वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आप मोटिवेट हो जाओगे जो मैं बोलने वाला हूँ, तो शायद कुछ और ही आ रहा है आपके लिए। क्योंकि मेरा टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है लीगैलिटी और एथिक्स। भाई लोग, क्या है लीगैलिटी और एथिक्स? तो मैं थोड़ा सा एक वकील की तरह बात करने वाला हूं, अगर आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, लॉयर की तरह। और मैं थोड़ा बोर करूंगा आप लोगों को चीज़ों से, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कवर करें। क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग साइन अप हुए हैं और आपको नहीं पता है कि आप किसका हिस्सा हैं। आपको वाकई नहीं पता है कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है, और फिर होता क्या है कि आप कुछ लोगों से मिलते हो जो आपको पे सवाल उठाते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम पे। देखिए, मेरे लिए जीवन जो है ना पूरा, वो उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है। तो बहुत सारे लोग वहां मिलेंगे बाहर जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को एक इंडस्ट्री की तरह। आपको महसूस हो रहा होगा ऐसा, राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस इंडस्ट्री को, वो रिजेक्ट कर देते इस इंडस्ट्री को, और वो करीब है उसके। और जब आप मिलोगे ना उन लोगों से, तो वो क्या करेंगे, वो आपका बिलीफ सिस्टम हिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है। समझ रहे हो आप? हर मीटिंग जो आप करते हो वो कन्विंसिंग नहीं होती है, हर इंसान को नहीं कन्विंस करती है। वो बेसिकली आपका बिलीफ सिस्टम, आपका वैल्यू सिस्टम उनके वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट रखा जाता है। आप मैं समझ रहे हो इस बात को? तो हम लोग थोड़ा सा इसके बीच में बात करते हैं इसके बारे में। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग गुजरे हैं इस चीज से बहुत बार जीवन में, लेकिन मजबूरी में, फोर्स से। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। अगर आप बोलो अपने दादाजी या दादी जी को 25 साल पहले कि वो कभी भी पोस्ट ऑफिस नहीं जाएंगे कभी जीवन में, ठीक है, डाकघर जाना ही नहीं होगा 25 साल, 30 साल पहले, अगर उनसे अपने दादा दादी को ये बोलोगे कि आपको कभी पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एक होगा टैबलेट या एक लैपटॉप होगा, और या एक मोबाइल फोन हो सकता है, और उससे आप एक मैसेज लिखोगे और भेजोगे, और इंस्टेंटली वो डिलीवर हो जाएगा दूसरे इंसान को जिसको आप भेज रहे हो, मुफ्त में, इंस्टेंटली, तुरंत। तो क्या रिएक्शन मिलेगा आपको दादा दादी से? कि वो विश्वास ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? मैं वर्ड यूज करूंगा डिसबिलीफ, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करेंगे इस चीज पे। सच बोल रहे हो या नहीं? क्योंकि 25 साल पहले कॉरपोरेशन जो थी और पूरी कंपनी जो थी, उसके पास सिर्फ एक कंप्यूटर हुआ करता था। हाँ या नहीं?
इंडिया में तो मैं हंसता था क्योंकि मुझे याद है जो कंप्यूटर होता था एसी के रूम में और एम्प्लॉयज एसी के रूम में नहीं बैठते थे। याद है आपको वो समय? तो जो कंप्यूटर था वो वीआईपी था। आपको जूते उतार के, और एक आदमी हुआ करता था वो डेटा डाला करता था, पंच किया करता था उसके अंदर। एमएस डॉस में मुझे आज भी याद है जो एक स्क्रीन C:\\, ऐसे ब्लिंग ब्लिंग करके स्क्रीन चलती थी। याद है आपको? और फिर वो इंसान जब कंप्यूटर में चीजें डालता था तो आपको लगता, अरे ऐसे दिखते थे आप, जैसे लूना लैंड हो रहा हो, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड कर रहा हो मून पे। तो उसने पंच किया और एंटर किया, आपको पता नहीं समझ में आया क्या हुआ, वो प्रोसेस कर दिया डेटा को। तो मुझे याद है उस फेस में मैं था, मैं उस फेस से गुजरा हूं। तो आज जब बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं हमारे परिवार में, जो कंप्यूटर नहीं भी इस्तेमाल करते हैं, वो पोस्ट ऑफिस नहीं जाते हैं। सच बोल रहा हूं या नहीं? वो बोलते हैं बेटा ईमेल भेज दो, अंकल को ईमेल भेज दो और उनको ये संदेश भेज दो, क्योंकि उनको भी अब ये महसूस हो गया है कि बेवकूफ़ी वाली बात है। अब एक स्टैंप लगाओ एक एनवेलप के ऊपर, लिफाफे पे, 1 हफ्ता लगेगा उसको डिलीवर होने में, जो कि अब तुरंत हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ या नहीं? तो पुराने लोग भी, बुजुर्ग लोग ने भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है ना। अब ये एक एक्सेप्टेंस का फॉर्म है या नहीं? है ना? तो आप उस एक्सेप्टेंस फेज से जीवन में गुजरे हो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ा बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अपने जीवन में। हाँ या नहीं? और अब नेटवर्क मार्केटिंग आ गया है, और क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं बहुत सारी अलग अलग चीज बुलाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वो इग्नोरेंट हैं, समझना नहीं चाहते, उन्हें नहीं पता कि कैसे ये काम करता है। बताओ मुझे, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ईमेल कैसे जाता है? क्या आप समझा सकते हो? क्या आप इस टेक्नोलॉजी को समझते हो? आपको पता है? आपको पता है ईमेल कैसे जाता है? एक्चुअली डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं वायरलेस नेटवर्क के। आप टेक्नोलॉजी समझते हो कि नहीं समझते हो? शायद आप में से कुछ लोग समझते होंगे क्योंकि आप में से कुछ लोग आईटी के होंगे, लेकिन बाकी लोगों ने तो सिर्फ एक्सेप्ट कर लिया है कि ये काम करता है। हाँ या नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठाएंगे। तो मैं एक आर्ग्यूमेंट रखना चाहता हूं इस चीज के बारे में, लीगैलिटी के बारे में। मैं क्यूनेट को एग्जाम्पल लेके चलूंगा इस आज की शाम को, ठीक है? तो मेरे लिए जब मैंने ये देखा था, तो क्यूनेट एक ई कॉमर्स कंपनी थी जितनी कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं? आपको पता है कि कुछ भी फिजिकल नहीं है प्रोसेस के बारे में। जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हो क्यूनेट में, आपको पता है ना ये चीज, है ना? हाँ। तो अगर आप क्यूनेट के ऑफिस में भी जाओगे और आपकी जेब में कैश है और आप कैश निकाल के दोगे, क्या आप खरीद सकते हो? नहीं, आप नहीं खरीद सकते। वो बोलेंगे सॉरी, हम आपसे नहीं खरीद सकते, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर आपको हमें इलेक्ट्रॉनिकली पे करना पड़ेगा या फिर एक बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फिर आप अपनी ट्रांजैक्शन करोगे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर करता है। आपको पता ना ये चीज? अब आपको पता ना कि हम लोग फीचर हुए थे एक पायलट प्रोजेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल में। आज भी आपको पता ना ये चीज? ये एक केस स्टडी है माइक्रोसॉफ्ट में। अगर आप कंपनी का नाम डालोगे ना तो आएगा हांगकांग बेस्ड $multi-million कॉरपोरेशन हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। तो जब आप ऑनलाइन जाते हो, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे हम लोग डिफरेंट है ईबे या अमेजोन से? लोग बोलते हैं अरे तुम्हें रिक्रूट करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें क्यों नहीं करना पड़ेगा? आपको नहीं रिक्रूट करना, आपको पता है ना? आप पता है ना इस चीज को?
आप जाओ ईबे पे या अमेजोन पे, क्या आप एक परचेज कर सकते हो बिना अपने आप को रजिस्टर किए? कर सकते हो? अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो बोलेंगे, आप बोलोगे नहीं मुझे रजिस्टर नहीं करना है, वो बोलेंगे सॉरी आप हमारा प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर सकते। हाँ या नहीं? और जब आप रजिस्टर करते हो अपने आप को ईबे या अमेजोन में, तो पूछते हैं कि आपसे वो डिटेल्स मांगते हैं। हाँ या नहीं? आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपका शिपिंग डिटेल और इसी तरीके से बाकी चीजें। आप पासवर्ड चूज करिए, ये सब चीजें। हाँ या नहीं? कुछ वेरिफिकेशन होते हैं सिक्योरिटी के लिए कि अगर आपका अकाउंट हैक ना हो जाए। तो क्या हम अलग हैं इससे? आप ऑनलाइन जाइए, रजिस्टर करिए। इसके बाद आप जाओगे ई स्टोर में। जब आप ई स्टोर में जाते हो तो एक क्लियर डिस्क्रिप्शन वहां लिखा रहता है हर प्रोडक्ट के बारे में, एकदम आखिरी ग्राम तक, आखिरी मिलीमीटर तक। वहां पे 3D पिक्चर्स होती हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या स्पेसिफिकेशन है उसका, क्या कीमत है उसकी, या क्या शिपिंग कॉस्ट है उसकी। और अगर आप अग्री करते हो इन सारी चीजों पे तो आप पैसा देते हो और परचेज कंप्लीट करते हो। क्या ये एक सही स्टेटमेंट है या नहीं? तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस ऑपरेशन के बारे में क्या संदेह वाली बात क्या है? ओह, लोग पैसा कमा लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ खरीदते हो कुछ भी किसी भी पोर्टल से तो कोई पैसा नहीं कमाता क्या? अरे, सबका दिमाग घूम गया है क्या? अगर आप कहीं से भी कुछ पोर्टल से खरीदते हो तो किसी का कोई फायदा नहीं होता क्या? आपको पता नहीं है बस कि कौन कितना कमा रहा है। हमारा तो ऑपरेशन और ट्रांसपेरेंट है। आपको कम से कम पता तो होता है कौन कितना कमा रहा है इससे। है या नहीं? आपको पता है प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हो, आपको पता है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको पता है उसकी कीमत कितनी है। हाँ या नहीं? अब आप गेस करिए। हमारे प्राइजेस फिक्स्ड हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं अभी जो चीज से गुजरा हूं आज, ठीक है, मैं लंदन जा रहा हूं, फ्लाई कर रहा हूं मंडे को, ठीक है, सोमवार को एमिरेट्स में, ठीक है। अब मैंने पूछा, एक एयरफेयर मांगा, कितनी प्राइस होगा, एक मैंने एयरफेयर मांगा। तो मैं वैसे एमिरेट्स के पोर्टल पे जाके खुद भी कर सकता था, मैं बहुत बिजी था, पुणे आ रहा था, तो मैं आलस आया, तो मैंने कॉल किया मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को, ठीक है। तो मैंने पूछा उससे कि फर्स्ट क्लास का लंदन का कितना फेयर आ रहा है, तो उसने मुझे एक प्राइस दिया $5,000 के आसपास, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला थोड़ा कंफर्म करता हूं 1 मिनट अपनी डेट्स, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप है। मैं दुबई से लंदन जा रहा हूँ, फिर लंदन से फिर मैं मदेरा जा रहा हूँ, मदेरा से लिस्बन जाना है मुझे, और लिस्बन से फिर वापस मैं इंडिया आऊँगा दुबई से होके क्रिसमस। तो डेट्स जो हैं बहुत टाइट है मेरी। तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा अपने यूके वाले लोगों से कि कब उन्हें चाहिए कि वो पोर्टुगल में हो, कब मैं लंदन में हो। तो मैं थोड़ा मेक श्योर करूँगा। तो करीब मुझे 3 घंटे लग गए कंफर्म करने के लिए मेरी बुकिंग। अब कीमत जो टिकट की थी $420 से बढ़ गई 3 घंटे में। अब ये गड़बड़ नहीं लग रहा आपको सुनने में? सेम सीट है, सेम फ्लाइट में, सेम दिन पे, क्यों मैंने $420 एक्स्ट्रा और पे किए 3 घंटे बाद? क्या मैं एमिरेट्स एयरलाइन पे केस कर सकता हूं इसके लिए और बोल सकता हूं कि आप लोग मुझे चूना लगा रहे हो? क्या मैं कर सकता हूं ऐसा? जब आप मेक माई ट्रिप पे जाओगे तो बहुत सारे लोग आप में से फ्लाइट से आए होगे ना। कितने लोग फ्लाइट से आए हो? फ्लाइट से आए हो ना? कितने लोग अलग अलग पार्ट से दुनिया के, या फिर इंटरनेशनल से? तो क्या आपने पूछा बगल वाले से उसने कितना पैसा दिया है? तो 100% उसने आपके जितनी कीमत नहीं दी होगी। 200 लोग प्लेन में हैं, 200 अलग अलग कीमत दे रहे हैं। क्या ये स्कैम है? सेम प्रोडक्ट है। नहीं, ये स्कैम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अग्री किया है।
आपने कीमत देखी, उसने बोला कि आपको लेकर जाएगा ए से बी तक, आपने चूज किया, एक्सेप्ट कर लिया टर्म्स और कंडीशंस, हाँ या नहीं? बहुत सारी वेरिएबल टिकट्स भी होते हैं कि एंडोर्सेबल है, नॉन एंडोर्सेबल है, कैंसिल कर सकते हो, चेंज डेट कर सकते हो, फुल फेयर इकोनॉमी, डिस्काउंट इकोनॉमी, फुल फेयर बिजनेस क्लास, डिस्काउंट बिजनेस क्लास, 7 दिन की राउंड ट्रिप, 14 डे की राउंड ट्रिप, 3 मंथ की एक्सपायरी, 1 ईयर की ओपन टिकट, अलग अलग कीमत हो सकती है 200% तक। पता आपको? क्या ये स्कैम है? होटल जिसमें आप रुकते हो, आपने प्रॉब्ली कम पे किया होगा और दूसरे इंसान से जिसने दूसरे पोर्टल से खरीदा होगा। क्यों? क्योंकि किसी ने नेगोशिएट किया सही रेट को, हाँ या नहीं? तो अगली बार जब आप चेकआउट लाइन में रहेंगे एक मैरियट या ताज में, तो पूछिएगा कि उसने क्या पे किया एक रात का, तो वो हमें देख लीजिएगा जितना आपने किया उससे अलग होगा। क्या ये स्कैम है? क्या ये स्कैम है? क्यों? क्योंकि आपने माना है कि उस प्रोडक्ट को उस प्राइस पे अग्री किया है। अगर आपसे उसको प्रॉब्लम है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करवाया है और आपने पे कर दिया एक सर्विस और प्रोडक्ट के लिए जिसकी एक वैलिडिटी थी या फिर ऑफर था, जो भी एक कॉस्ट सेविंग या जो भी था, हाँ या नहीं? तो आप मुझे बताइए कि क्यूनेट के पास तो फिक्स प्राइसेस हैं, फिक्स प्राइस है, हाँ या नहीं? हम लोग प्रोमो पे भी जाते हैं कई बार, जहां पे हम अपने प्राइसेस को कम कर देते हैं, तो हम शिपिंग हटा देते हैं कई बार। आपको पता होता है स्पेसिफिकेशंस क्या हैं कि क्या आप क्या खरीद रहे हो, क्या लेने वाले हो। क्या ये इलीगल हो सकता है? अगर आप लॉजिकल पर्सन की तरह सोचो, क्या ये इलीगल हो सकता है? नहीं। तो भाई लोग, मेरा पहला पॉइंट आज का ये है कि हम लोग एक ई कॉमर्स हैं, उतनी ही ई कॉमर्स कंपनी है जितनी कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हैं। हमारा जो वेकेशंस है वो बिकता है करीब 30% चीप से मार्केट लीडर से उसी स्पेस में। मैं नाम नहीं लूंगा और फ्री एडवर्टाइजिंग नहीं करूंगा बाकी कंपनियों की, लेकिन आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हम लोग करीब 25 से 30% कम है मार्केट लीडर से मेंबरशिप टाइम शेयरिंग पैकेज स्पेस में। हम लोग ऑफर करते हैं जेन्युइन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो लोग खरीदते हैं अपने मर्जी से। अब यहां पे एक बी पार्ट है, पार्ट बी क्या है? वो सबको एक ट्विस्ट में लेके आ जाता है। जैसे इंग्लैंड में बोलते हैं कि ट्विस्ट में मत लाइए अपने आप को। ओह, लेकिन ये तो वो चीज है, वो वाली चीज। आप समझ रहे हो ना वो चीज कैसे दिखती है? जहां पे गोल होते हैं, गोल गोल होता है, समझ रहे हो? वो थिंग ऐसे, वो चीज ये है। आप समझ रहे हो ना ये क्या है? ये चीज पिरामिड, पिरामिड, समझ रहे हो? वो चेन, हाँ या नहीं? भाई लोग, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको एक चीज। पार्ट बी जो है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है। पार्ट बी क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास है, एक मौका है जो आप चाहो तो कर सकते हो। मतलब अगर आप प्रमोट करोगे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कंपनी का, तो आप एक लेजिटिमेट पैसा कमा सकते हो कमीशन के तौर पे। क्यों? क्योंकि कंपनी एडवर्टाइज नहीं करती है और हायर नहीं करती है मार्केटिंग फोर्स को। हम लोग रिलाय करते हैं किस चीज पे भरोसा निर्भर है? वर्ड ऑफ माउथ पे। इसमें कोई गड़बड़ चीज संदेह वाली दिख रही है आपको? एंड प्राइस वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? इस एंगल की वजह से प्राइस फिक्स रहेगा। ठीक है? क्या वो आपको बोलते हैं कि अरे तुम इंट्रोड्यूस हुए थे 100वें इंसान से तो कीमत बढ़ गई है प्रोडक्ट की,
क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को कमीशन देनी पड़ रही है। क्या कंपनी ने कभी ऐसा बोला है आपको? नहीं। आप आए वाया 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 किसी के तो भाई सॉरी, आपका जो हॉलीडे है ना उसमें $100 और हम बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि उसकी कमीशन कहीं और से तो लानी पड़ेगी ना। क्या आपने कभी ऐसा सुना है क्यूनेट से? तो आप मुझे बताइए, अगर प्राइस नहीं बदल रहा है इस चीज से तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? लॉजिकली सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे पता है, क्योंकि इग्नोरेंट है, उन्होंने वो जहमत ही नहीं उठाया कि वो अपने आप को एजुकेट करे इसके बारे में। उन्होंने वो जहमत नहीं उठाया है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक ऐसी इंडस्ट्री का जो सफर करती है प्रेस और मीडिया की वजह से और लेजिस्लेशन की वजह से, सरकारों की वजह से। एक फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री थी। क्या आपको पता है फ्रेंचाइजिंग के बारे में? मैं आपको बताता हूं एक छोटी सी कहानी। 1950 में, 1950 में यूएस कांग्रेस ऑलमोस्ट बैन कर रहा था फ्रेंचाइजी मॉडल को, कि ये लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल नहीं है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस फ्रेंचाइजी मॉडल के क्या फीचर्स होते हैं। और वो एक कंपनी के पीछे लग गए, मैकडॉनल्ड्स। आपको पता है मैकडॉनल्ड्स के बारे में? जानते हो? गोल्डन आर्च जो होता है उसका, तो वो फायरिंग लाइन में थे 1950 में। अब कैसे काम करता है मैं बताता हूं, ठीक है? मेरा नाम, अब आपको मेरा नाम अगर इस्तेमाल करना है तो मैं बेचूंगा आपको एक फ्रेंचाइज, ठीक है? अब आप मुझे पैसा दीजिए, अपना फ्रेंचाइज ले लीजिए। उसके बाद आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, चाहे रेंट पे या खरीदनी पड़ेगी। लोकेशन मैं बताऊंगा, जो अप्रूव मैं करूंगा। क्या आपको अलाउ करेंगे मैकडॉनल्ड्स में बेचना एक चॉल में? मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता हूं और मैं उसको शुरू करना चाहता हूं चॉल में। नहीं, सॉरी, नहीं, एक अच्छी लोकेशन में होना चाहिए, वो अच्छा दिखना चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, एक मिनिमम स्पेस होना चाहिए इतना कम से कम, हाँ या नहीं? उसके बाद आपको रेनोवेट करना होगा उसको, उस प्रॉपर्टी को एक स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा, मैं जैसे जो मैं चूज करूंगा। और बहुत बार रेनोवेशन और जो मटेरियल जाता है ना रेनोवेट करने के लिए, मैकडॉनल्ड्स की प्रॉपर्टी बनाने के लिए, आप खरीद नहीं सकते। तो बहुत बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रेनोवेशन भी एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम होता है फ्रेंचाइजिंग के लिए। आपको पता नहीं ये चीज? अगर आपके पास एक लीवाइस की फ्रेंचाइजी है तो आप जब चेंजिंग रूम में जाओगे, जो उसका दरवाजे का हैंडल जो होता है ना, वो बटन की शेप में होता है, लेवाइस लिखा होता है उसके में। क्या आप उसको नकली बना सकते हो उसका? आप बोलोगे नहीं, हमारे पास शेल्फ है, हमारे पास लेआउट है, स्टोर वैसे ही दिखेगा। आप किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाइए, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, आपको पता है कि क्या दिखेगा आपको। क्या आप विजुलाइज नहीं कर सकते उसको कि एक हंसता हुआ जोकर होगा, अंदर जाएंगे कलर्स वही होंगे सेम, एक काउंटर होगा वहां पे फूड की पिक्चर्स लगेंगे और एक कीमत लिखी होगी, हाँ या नहीं? आपको पता है वो कुछ मिनट्स में आएगा और आपको पता होगा कि कुछ क्वालिटी आएगी ही आएगी उसकी। तो मेरा नाम, आप मुझे पैसा दोगे, आप कीमत चुकाओगे जगह की, रेनोवेशन आप पे करोगे बहुत बार मेरे कॉन्ट्रैक्टर को, और उसके बाद आप मुझसे ही खरीद सकते हो। क्या आप कुछ और बेच सकते हो मैकडॉनल्ड्स में? मैं मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेके बैठा हूं, लेकिन मुझे बर्गर किंग भी बेचना है, पॉसिबल है? या मेरे पास मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है और मुझे पास एक्स्ट्रा जगह है, तो मैं सोच रहा था लेवाइस जीन्स भी बेच दूं। क्या आप कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। वो प्रेमिसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस एक फ्रेंचाइज के लिए है। अब आपका सप्लायर कौन है? कौन होगा सप्लायर? मैं कीमत सेट करूंगा और मैं बताऊंगा कि कितने प्राइस पे ही आपको बेचना है। मैं चूज करूंगा कि कितने प्राइस पे आप बेचोगे प्रोडक्ट को। क्या ये सही है? आपको सही लग रहा है ये?
क्या मैं पैसा गवा सकता हूं? क्या मैं पैसा गवा सकता हूं? नहीं। अगर मेरे पास मैकडोनल्ड्स है तो मैं पैसा नहीं गवा सकता, कुछ नहीं है वहां लूज करने के लिए। अगर वो काम कर गया हम दोनों पैसा कमाएंगे, और अगर नहीं काम किया तो आपका पैसा गया ना। तो मैं बैंक पे हंस रहा था। तो बहुत बार एक फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए देता है इन सब चीजों से होकर गुजरने के लिए, और आप सिर्फ और सिर्फ मैकडोनल्ड्स होके पूरे देश में, जहां पे आपके पास प्राइसिंग पावर होगी और आप 500 रुपए भी कमा सकते हो महाराजा मैक के लिए, और वो बोलेंगे सॉरी नहीं नहीं कर सकते, हमारा प्राइस स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन लोग 500 के लिए देने के तैयार हैं क्योंकि हम ही सिर्फ मैकडोनल्ड्स है। नहीं, तब भी नहीं। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल में क्लियरली लिखा है कि आपको प्रोडक्ट इतने ही दाम पे बेचना है, एमआरपी है, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप। चाहे आपने एक एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज क्यों नहीं खरीद लिया उस पूरे रीजन में, तो फ्रेंचाइजी तय करेगा कितनी कीमत पे बेचना है। अब आप समझ लो आर्गुमेंट क्या है, फ्रेंचाइजी पे क्या बहस है। तो ये आपको गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो इंसान फ्रेंचाइज खरीदता है उसने अग्री किया है टर्म्स एंड कंडीशंस पे। किसी ने उसके सर पे बंदूक नहीं रखा कि भाई मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज, हाँ या नहीं। उनको पता था कि वो क्या किस चीज में एंटर करने वाले हैं। बहुत बार तो जो जेस्टेशन पीरियड होता है फ्रेंचाइज का, सालों लग जाते हैं इससे पहले कि वो अपना कैपिटल भी निकाल पाए जो उन्होंने लगाया है पैसा जितना, और फिर आगे हेल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बाद, हाँ या नहीं। फ्रेंचाइजिंग आया था 10 वोट में और स्कैम होने वाला था, वो पास हुआ बहुत जरा सी मार्जिन से। और आज आप किसी भी हाई स्ट्रीट पे चले जाओ, क्या देखते हो आप, क्या दिखता है? और कितनी फेल्ड फ्रेंचाइजीज को आप जानते हो जो बंद हो गई। तो क्या लिवाइस पे कोई केस कर देगा जब भी कोई फ्रेंचाइजी पैसा गवा देती है? क्या मैकडॉनल्ड्स पे कोई केस कर देता है जब भी कोई और फ्रेंचाइजी पैसा गवा देती है? क्या होता है ऐसा? तो हम कैसे अलग हैं? हम लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक प्रोडक्ट लाइन देते हैं, अपॉर्चुनिटी भी देते हैं साथ में। चाहे आप एंजॉय करिए प्रोडक्ट को और भूल जाइए अपॉर्चुनिटी के बारे में, या आप निर्णय लीजिए दोनों करने का। जो हमको लेकर आता है अगले सब्जेक्ट पे, जिसको हम बोलते हैं एथिक्स। अब मैंने अभी लीगैलिटी कवर किया है, अब हम लोग घुसेंगे एथिक्स में, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेचते हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही बेचते हैं। अब अगर आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो तो आप रूल तोड़ रहे हो। आप रूल तोड़ रहे हो, क्योंकि कहीं पे भी पॉलिसी और प्रोसीजर में या कॉन्ट्रैक्ट जो आपने क्यूनेट के साथ साइन किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, वहां पे कहीं नहीं लिखा है कि हम अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। लिखा है क्या कहीं? आपने कहीं पे भी ई स्टोर पे लिखा है अपॉर्चुनिटी, यहां पे क्लिक करो और खरीद लो? देखते हो क्या कभी? क्या आपको दिखता है कोई प्रोडक्ट ई स्टोर पे जो बोलता है कि ट्रैकिंग सेंटर सेल के लिए अवेलेबल है? दिखता है कहीं पे आपको? आप देखते हो एक प्रोडक्ट या सर्विस और आप बेचते हो प्रोडक्ट और सर्विस, या आप प्रमोट करते हो प्रोडक्ट और सर्विस, या आप रेकमेंड करते हो प्रोडक्ट या सर्विस। और जैसे कोई भी ये बिजनेस हो, आप एक मेंटल प्रोजेक्शन देते हो कि अगर आप सक्सेसफुल बन जाओगे ये करने में, तो आप कमा सकते हो एक हेल्दी कमीशन और आप बन सकते हो फाइनेंशियली फ्री 5 साल के अंदर। इसमें कुछ गड़बड़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्यूनेट एक इन्वेस्टमेंट है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? क्या क्यूनेट इन्वेस्टमेंट है? नहीं, नहीं है। ये एक स्पेंड है, परचेज है। और
इसमें एक अपॉर्चुनिटी साथ में मिलती है जो आपको कमा सकती है, दे सकती है पैसा कमाने के लिए मेहनत की कमीशन से। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। और मैं बेसबॉल बैट लेकर चलता हूं और मेरा काम है एक पुलिसमैन वाला। मैं लोगों का, जैसे ही मैं सुनता हूं कि लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो मैं सीएफए हूं एक, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मिस सेलिंग है, गलत तरीके से बेचना हुआ। ये प्रोडक्ट या सर्विस है जो एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। हम लोग जितनी ई कॉमर्स कंपनी है उतनी ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये कोई स्कीम नहीं है और ये कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्या हम इस चीज के लिए क्लियर हैं? तो मैं क्या करता हूं, मैं बहुत प्लेजर लेता हूं लोगों का परसेप्शन बदलने में। पहला इंडस्ट्री में, दूसरा हमारी कंपनी के बारे में। मैं देखता हूं अपने आप को एक क्रूसेडर की तरह। ये बेस्ट ड्रेस है मेरी पहन, जो जिसमें आप मुझे देखोगे, है ना? आप में से कितने लोग मुझे बैंड्रा में देख चुके हो? बैंड्रा से कितने लोग हैं? क्या आपने कभी मुझे इतना कपड़े पहने हुए देखा है? देखिए मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मैं देख पा रहा हूं आपका चेहरा छोटा होता जा रहा है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मजाक कर लेते हैं। ये देव की डार्क साइड है। ओ माय गॉड, वो कोई पंचेज नहीं मार रहा है आज। तो मैं नॉर्मली लिनन शॉर्ट्स पहन के घूमता हूं। और अगर आप खुशकिस्मत हो गए अगर आपने मुझे जूते में देखा, नहीं तो मैं फ्लिप फ्लॉप्स पहन के घूमता हूं। और 2-3 टी शर्ट है जो मैं धुल धुल के बार बार पहनता हूं। और मेरी बीवी बहुत नाराज हो जाती है कि उस टी शर्ट को दोबारा मत पहनो, कि तो उनको लगेगा कि तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है। मुझे लगा क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं। और मैं क्यूनेट की टी शर्ट्स पहनता हूं हमेशा। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को हार्ट अटैक देना चाहता हूं। हो, तुम क्यूनेट का हिस्सा हो? वो पिरामिड वाली कंपनी, वो स्कैम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। तो अच्छा मजाक होता है फर्स्ट क्लास में जब ट्रैवल करो आप शॉर्ट्स पहन के। आपको लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक सफाई करने वाले कर्मचारी हो, ठीक है, पार्ट टाइम क्लीन कर रहे हो, फ्लाइट पे क्लीनर हो। और हर कोई बहुत बढ़िया से कपड़े पहन के आता है फर्स्ट क्लास में, ऐसे जैसे मैं हूं ना अभी वैसे आता है, एकदम स्मार्ट कैजुअल्स फॉर्मल्स में, ठीक है। और 380 के पीछे एक बार एरिया होता है एमिरेट्स में। तो आप देखोगे कॉर्पोरेट गैट जो लोग होते हैं आईपैड और वाइन या शैंपेन पी रहे होते हैं और आईपैड या उस पर मेल चेक कर होते हैं लैपटॉप पे। तो मैं बार पे जाता हूँ और वो मुझसे पूछती है रोस्टेस कि आप, तो पहले तो आपको वो ऐसे देखते हैं और उनको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। उन्हें देख के पता चल जाता है, उन्हें बताना भी नहीं पड़ता हमें। उससे लगता है कि आप बस बीच से निकल के आए हो अभी जैसे। तो उसको लगता है ये लंदन क्या कर रहा है, ऐसे विंटर में कैसे जा रहा है। तो मेरे पास हैंड लगेज में चेंज होता है, तो मैं शेड चेंज कर लेता हूँ शॉर्ट जब मैं वहां पहुंचूंगा, ठंड होती है वहां। तो आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करता हूं मैं। ओ, लेकिन आपने पहले क्या किया हुआ है, तो जो आप अभी कुछ ज्यादा खास नहीं करते हो, तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग। और 10 लोग को हार्ट अटैक हो जाता है उस जगह पे। अरे बाप रे, हे भगवान, हम लोग एक उड़ रहे हैं जो सूटकेस लेके आदमी नहीं चलता है। आपने देखा है वो पिक्चरें जहां पे वो सेल्समैन वो एक सूटकेस लेके चलता है, ब्रीफकेस लेके चलता है। सर मैं आपको क्या बेच सकता हूं, आज मेरे पास बहुत कुछ है, टूथपेस्ट है, घड़ियां हैं, दिस दैट, ये सब वो सब जो भी चाहिए इस बैग में है मेरे पास। और आपको सेल करनी होती है। हम यही विजुअलाइज कर पाते हैं। उन्हें लगता है टपरवेयर वाली कोई है या फिर एवॉन की कोई है। मेरे पास बहुत इज्जत है इन लेडीज और कंपनी के लिए। वो देखते हैं टूथपेस्ट बेच रहा होता है, डिटर्जेंट बेच रहा होता है, सोप बेच रहा होता है, साबुन बेच रहा होता है,
है ना? तो आपको बस ये बोलना है और चुपचाप बैठ जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग, और इसको बोलते हैं प्रेग्नेंट पॉज, ठीक है? और फिर उनसे पूछिए, एक शैंपेन का ग्लास मांगिए और बैठिए खुशी खुशी और शैंपेन पिए अपना, क्योंकि अब सबके कान खुल गए हैं कि अब ये बेचेगा, और एक कुछ थोड़े टाइम बाद ये क्या करेगा, ये बेचेगा। लेकिन आपको अब खुजली जो हो रही है ना, अब वो जो पंख है ना, वो कई बार बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है स्टिक से भी, तो आप बस उसको पंख से ऐसे से छूइए और फिर चुपचाप हो जाए, बैठ जाइए। फिर वो पूछेंगे कौन सी कंपनी, कौन सी कंपनी से हो, तो ऐसे दिखाइए यहां पे QNet। अब वो करते क्या है, तो बोलोगे मैं पहले शैंपेन पी लूं फिर बाद में बताऊंगा आपको। और बाय द टाइम जब तक मैं प्लेन से उतरता हूं, तो कुछ लोग उसमें से, उनका जो परसेप्शन होता है ना इंडस्ट्री का और कंपनी का, वो बदल चुका होता है। उनका नजरिया चेंज हो चुका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो साइन अप हो चाहे ना हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो साइन अप हो या ना हो, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन मुझे ये पता है कि बहुत बार आप मिले होगे ऐसे कुछ लोगों से बाद में। कितने लोग आप में से मिल चुके हैं जिनके साथ मैं उड़ा हूं उनके कुछ महीनों बाद, क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता हजारों लोगों से जो सूट में मिलते हैं, उनको याद रहता है वो एक बेवकूफ जो जिससे मिले थे, जो शॉर्ट्स में हमेशा मिलता है। और बहुत बार बार वो मुझे सेम डर्टी शॉर्ट में देखेंगे और सेम टी शर्ट में देखेंगे दूसरी फ्लाइट में भी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 पेयर हैं शॉर्ट्स के। मुझे इतना अच्छा लगता है अपने कपड़े वो। और मेरे पास एक स्पेशल क्या बोलते हैं, मेरी बीवी ऑलरेडी एम्बैरस हो रही है मेरे पास ब्लू शॉर्ट्स हैं, मेरे पास खाकी शॉर्ट्स हैं, और ये मेरे जीवन का प्यार है। और मैं पहनता हूं जब उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पे आ गया हूं, ठीक है? और फिर बहुत स्पेशल ओकेजन अगर होती है तो मेरे पास चेक शॉर्ट्स हैं, चेक वाले। अगर मैं वो पहना हूं, इसका मतलब ये है कि आप एक वीआईपी हो। मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूं अपने एंड से उस दिन, तो वो याद रखेंगे उस इंसान को जो शॉर्ट्स पहन के बैठा हुआ था, चेक शॉर्ट्स पहन के। और वो याद रखेंगे एक ही चीज, कि वो किसी से मिले जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, एक कंपनी जिसका नाम है QNet, उसके लिए। और वो इरिटेटिंग चीज नहीं था, इरिटेटिंग इंसान नहीं था वो दर्द नहीं था, पता है ना आपको कहां? वो गर्व महसूस कर रहा था जो वो चीज कर रहा था, और वो विश्वास कर रहा था जो चीज पे वो काम करता था। जब तक आप फॉलो करोगे कुछ पैरामीटर्स को, कोई हो ही नहीं सकता कि आप मुसीबत में पड़ जाओ। लेकिन जैसे ही आप लाइन क्रॉस कर लेते हो और रूल्स बेंड करना शुरू कर देते हो, मोड़ना शुरू कर देते हो, तो फिर आप मुसीबत को न्योता दे रहे हो। क्या हम इस चीज के लिए क्लियर हैं? तो आप लोग, जितने भी लोग इस कमरे में हैं, वो सब आप लोग ब्रांड एम्बेसडर हो। आप लोग एक ब्रांड एम्बेसडर हो इस इंडस्ट्री के और इस कंपनी के। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? और प्लीज मदद करिए हमारी। हम लोग रिक्रूट करने के बिजनेस में नहीं है, लोगों को जोड़ने के बिजनेस में नहीं है। क्लियर हो? हम लोग एक मूवमेंट हैं लाइक माइंडेड लोगों का। हम कुछ लोग इसमें एग्री करेंगे, कुछ लोग मान जाएंगे, कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे और डिसएग्री करेंगे आपसे। तो क्या फर्क पड़ता है? अपने मॉरल पैरामीटर्स पे टिके रहिए, ये बिजनेस करिए एक ऐसे तरीके से कि आप अपना सर उठा के और गर्व से चल सकें। और मैं वादा करता हूं आपको, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, हम लोग और कंपनी हमेशा 100% आपके साथ खड़े हैं। और मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि बहुत मेरे डिस्कशंस हुए इस सब्जेक्ट के बारे में।
तो हम लोग यहां पे कोई लूटने नहीं आए हैं, हम लोग यहां कुछ लेने नहीं आए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हम लोग लेने नहीं आए, हम देने आए हैं। हम लोग यहां पे देने आए हैं, लेने नहीं आए कुछ। क्योंकि बाकी स्कीम्स जो होती है ना, जो आती हैं और भाग जाती हैं, पिरामिड स्कीम्स, लोगों को पता भी नहीं होता पिरामिड स्कीम होता क्या है। कोई जेन्युइन सर्विस प्रोडक्ट नहीं होगा उसमें। एकदम बिजनेस प्लान फाइनेंशियल एकदम अजीब सा होगा। क्विक पैसा कमाओगे और फिर करके गायब हो जाएंगे वो एकदम से। भाई लोग, हम लोग यहां पे हैं 14 साल बाद भी, और मैं मजाक करता रहता हूं। मैंने सुना इस कंपनी के बारे में, तो हमने बोला कि हम ऐसी हार्ट अटैक से 14 साल से जी रहे हैं इसके साथ। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात को? और वो वेट करेंगे सेम हार्ट अटैक के साथ अगले 20 साल भी। तो आई एम सॉरी अगर मैं गीला कंबल की तरह हूं और आपको ये आपके सामने ला के रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली विश्वास करता हूं। और इन्फिनिटी एक ग्रुप की तरह, मैं मतलब कारण ये है कि हम चारों लोग एक साथ क्यों आए, और सिर्फ कारण हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ अग्री किया और हमने इसी फिलॉसफी के साथ बिल्ड किया है। अगर कोई भी इसमें डिविएशन होगा इस फिलॉसफी में, तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। हम लोग नहीं इंटरेस्टेड है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप बहुत सारी सेल्स कर लो, जल्दी पैसा कमा लो। हम नहीं इंटरेस्टेड है इस चीज में, क्योंकि इस तरीके से हम बिजनेस नहीं करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी पेन अगर नहीं होगी तो कोई गेन भी नहीं होगा। नो पेन नो गेन, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बिजनेस खुद एक शॉर्टकट है, ठीक है? ये बिजनेस और ये अपॉर्चुनिटी आपको पैसा कमा के दे सकती है, जो 10 साल में भी शायद कमाना बहुत मुश्किल होगा, वो आप 5 साल में कमा सकते हो, है ना? तो आप ऑलरेडी फास्ट ट्रैक पे हो। आप ऑलरेडी आपने छोटा रास्ता ले लिया है फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। और अगर आप कोशिश करोगे कि एक शॉर्टकट के अंदर एक और शॉर्टकट ढूंढ लें, तो आप एकदम पहाड़ के नीचे ही रह जाओगे, कभी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। तो आप पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाओगे और फिर मर ही जाओगे, गारंटीड। क्या हम क्लियर है इसके बारे में? तो क्या मैं आप सबका शब्द दे सकता हूं कि हम लोग शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते हैं? हाँ, हम लोग शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करते हैं भाई लोग। क्या आप प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो कि हम शॉर्टकट नहीं लेंगे? तो हम आपके साथ खड़े हैं अगर आपने शॉर्टकट नहीं लिया, ठीक है? तो गुड बाय, बाय बाय, आई लव यू गाइज।